यस, तो पीडी गुरुकुल के डेली करंट अफेयर्स वीडियोस में भैया आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत नए नए टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देखने वाले हैं। नोट्स बनाते जाइएगा, अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको फायदा होगा, आप उसको रिटेन कर पाएंगे, जल्दी ध्यान रख पाएंगे। कौन कौन से टॉपिक आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स में। सबसे पहला टॉपिक आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के अंदर, वो है बेसिकली सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक्स। भैया धूप आती है, धूप सन से जो है वो धूप आती है और उस धूप से धरती गर्म हो रही है। क्या ऐसा किया जाए कि उस धूप को रोकने की कोशिश की जाए जिससे धरती के ऊपर गर्मी कम हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। फिर हम लोग एक नई टेक्निक देखेंगे, मैजिक मैग्नेटिक आइसोलेशन एंड कंसंट्रेशन। फिर हम लोग हींग की बात करेंगे, हींग खाने में हींग खाते हो उसकी बात करेंगे, मसाला होता है खाने में हींग, हींग की बात करेंगे। फिर हम लोग एक बढ़िया से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आजकल बहुत चल रहा है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ने ईरान के ऊपर कर दिया है अटैक, क्यों किया है, इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा, इससे पूरे विश्व को क्या फर्क पड़ेगा, सारी बातें आज हम करेंगे। और अंत में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल। फॉरेस्ट, जंगलों को लेकर कुछ अधिकार दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल, ये सारे टॉपिक्स आज के करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और वो टॉपिक है सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक। सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक, तो पहले तो आप लोग ये समझ लो कि भाई ये सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक होती क्या है। तो इंजीनियरिंग का यूज कर कर, टेक्नोलॉजी का यूज कर कर, इंजीनियरिंग का यूज कर कर सन के इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, जो सन से रेडिएशंस आ रहे हैं धरती के ऊपर, उनको कम करना, उनको रिड्यूस करना, इस टेक्निक को बोला जाता है सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक। इससे होगा क्या, अगर सन की किरणें कम आएंगी धरती के ऊपर तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होगी, धरती कम गर्म होगी, और धरती कम गर्म होगी तो डेफिनेटली आप इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ज्यादा पिछले 10-15 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज बन चुके हैं। तो अब विश्व की सरकारें, विश्व की कंट्रीज फोकस कर रही हैं दो चीजों के ऊपर। पहला कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम किया जाए, और अगर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन आप ज्यादा कम नहीं कर सकते तो कम से कम एक चीज तो कर सकते हो कि सन से जो किरणें आ रही हैं उसको रोक लो या उसको कम कर लो। ठीक है, तो ये है सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक। जो सन से किरणें आ रही हैं उसको इंटरवीन कर लो, उसका इंटरवेंशन कर लो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन में, तो भाई बहुत सारी होती हैं। सबसे पहली होती है साई, साई यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, साई, SAI। होता क्या है इस टेक्निक के अंदर, इस टेक्निक के बारे में हम लोग जानते हैं। इस टेक्निक में यह होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को स्ट्रेटोस्फेयर में स्प्रे किया जाता है, छिड़का जाता है। किस पे छिड़का जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है भाई, तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी, आप लोग जब पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनमें से एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर वही लेयर होती है जिसमें एरोप्लेन मूव करता है, जो बेसिकली क्या आप बोल सकते हैं कि जिसमें क्लाउड्स वगैरह कम होते हैं। क्लाउड से ऊपर एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स को छिड़क दो, जिससे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स सन से आने वाली रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे, वापस भेज देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये यहां से रेडिएशंस आ रहे हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स, तो ये रेडिएशंस आएंगे और वापस चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है साई, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट के टॉपिक में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर तो आ ही सकता है।
और कौन कौन सी सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं? और कौन कौन सी सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं? एक और होती है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। क्या? मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। कौन सी होती है ये? इसके अंदर क्या होता है? सी सॉल्ट, सी से निकला हुआ सॉल्ट, यानी कि सिंपल भाषा में बात करें नमक, नमक को स्प्रे किया जाता है मरीन क्लाउड्स, मरीन जो समुद्र के ऊपर के जो क्लाउड्स होते हैं उन क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है नमक को, और नमक ये क्या करते हैं? बेसिकली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नमक क्या करते हैं? रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग एक और स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी आपको समझाई। फिर एक और स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। कौन सी? स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स। स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स क्या होता है ये? बेसिकली सिंपल सी बात है कि भाई मिरर्स को लगा दो स्पेस के अंदर टू ब्लॉक अ पोर्शन ऑफ सनलाइट, यानी कि अगेन स्पेस में मिरर्स को लगा दो ताकि सनलाइट आए और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए। और एक और स्ट्रेटेजी होती है वो सरफेस अल्बेडो मॉडिफिकेशन बोलते हैं जिसको, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि छतों को पेंट कर दिया हमने, या हमने क्रॉप्स ऐसी लगा दी, रिफ्लेक्टिंग क्रॉप्स, कि वो आए, सनलाइट आए और रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगेन तो गर्मी नहीं रहेगी। ये सारी टेक्निक्स हैं सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक्स। ठीक है, एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसको। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली कि जो साई है, जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि रिसेंटली साई के बारे में काफी चर्चा हो रही है। करंट अफेयर्स में साई जो है वो काफी चर्चा में है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो साई का सिग्निफिकेंस है सबसे पहला रैपिड कूलिंग। ठीक है, मतलब अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर सल्फर के पार्टिकल्स को छोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट हमको एक साल के अंदर अंदर ही देखने को मिलता है। एक साल के अंदर अंदर ही टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर सस्ता है ये, बहुत सस्ता है ये। ठीक है, अगर आप देखें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सरकारें बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, बहुत एफर्ट्स कर रही हैं। साई जो मेथड है ये थोड़ा सा सस्ता है, कंपैरेटिवली सस्ता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक साइंटिफिक लर्निंग भी है ये। ठीक है, तो साई की सिग्निफिकेंस ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि साई की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। साई जो टेक्निक है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और उसके लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये है कि ग्लोबल साइड इफेक्ट्स होगा। ग्लोबल साइड इफेक्ट्स का क्या मतलब हुआ? देखिए एक चीज समझिएगा आप, प्रकृति से छेड़खानी करना बहुत खतरनाक चीज होती है। प्रकृति से अगर आप छेड़खानी करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि मॉनसून्स, रेनफॉल, क्रॉप पैटर्न्स, ये सब डिसरप्ट हो जाएंगे, ये सब जो है बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, फिर ओजोन लेयर का भी थ्रेट है। ओजोन होल की रिकवरी जो हो रही है सालों से, उसमें भी डिले आएगा। ठीक है, अगर ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं तो सल्फर की वजह से एसिड रेन का रिस्क बढ़ सकता है। एसिड रेन जो है वो कैसे होती है? सल्फर की वजह से होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी है कि हो सकता है शुरुआत में कंट्रीज इसको स्टार्ट तो करें, लेकिन होगा ये कि एक जगह ठंडी हो जाएगी, एक जगह गर्म रहेगी, जिससे आपस में कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल टेंशन आ सकता है, यानी कि आपस में कंट्रीज लड़ाई कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या इसका साई टेक्निक का प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, हाई वॉल्यूम नीडेड एट लोअर एटीट्यूड। ठीक है, ज्यादा एरोसोल चाहिए होगा। ठीक है, लोअर एटीट्यूड्स के नीचे ही जो है वो ज्यादा चाहिए होगा एरोसोल, तो जिसके कारण अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है साई टेक्निक की। तो सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक्स मैंने आपको बताई, 4-5 टेक्निक्स के नाम बताए, जिसमें से साई के फायदे और साई के नुकसान भी मैंने आपको बताए। पीडी गुरुकुल के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अहमदाबाद में भी, गांधीनगर में भी, यूपीएससी के भी और जीपीएससी के भी। नीचे दिए नंबर पे जाकर आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं, और कुछ दिनों में नए बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। नए बैचेस के बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए, अहमदाबाद एंड गांधीनगर में। अब हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, वो टॉपिक है हींग खाने में
आप लोग हींग खाते होंगे। हींग, हींग जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एसाफोइटिडा, ठीक है, एसाफोइटिडा, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, आप बस हींग याद रखो। हींग क्या है? हींग या हींग जो है वो आजकल करंट अफेयर्स में क्यों है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई हींग करंट अफेयर्स में इसीलिए है आजकल हींग करंट अफेयर्स में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन CSIR IHBT ने मिलकर हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में हींग को उगाने की कोशिश करी। आपको जान के थोड़ा सा ताज्जुब होगा, जिस हींग को आप रोज अपने खाने में खाते हैं उस हींग का प्रोडक्शन इंडिया में ना के बराबर होता है और मैक्सिमम हम हींग को इंपोर्ट करते हैं। ये याद रखिएगा, मैक्सिमम हम हींग को इंपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों से मंगाते हैं। हींग का प्रोडक्शन इंडिया में ना के बराबर होता है। हींग के बारे में जान लेते हैं। तो हींग क्या है भाई? हींग एक स्पाइस है, मसाला है जो आप खाने में यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी, बहुत सारी इसकी जो है वो तबीयत खराब होने में, कई बार पेट की बीमारियों में हींग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहां से आती है? तो एक प्लांट होता है टैपरूट, टैपरूट प्लांट की ओलोइगम रेजिन से हींग का प्रोडक्शन होता है। ओलोइगम रेजिन से हींग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जानते हैं, और चर्चा करते हैं, और बात करते हैं। तो भाई हींग जो है वो इंडिया में बहुत सारी डिशेस में यूज होती है। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी खाई होगी, कई बार रोज ही खाते होंगे जब, ठीक है। और इसका मेंशन आयुर्वेद में भी किया गया है और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में भी हींग का मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और किस लिए जानी जाती है? अपनी डाइजेस्टिव वैल्यूज के लिए जानी जाती है। ठीक है, पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो उसलिए जनरली हींग जानी जाती है। कहां होती है हींग? कहां प्रोडक्शन होता है? मैंने आपको बताया इंडिया में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, 0 मान लो, पर कहीं तो होता ही होगा। कहां होता है? ठंडी जगहों पर होता है, ठंडी सूखी जगहों पर हींग का प्रोडक्शन होता है, जैसे ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। ठंडी भी और जहां बारिश बहुत कम, ना के बराबर हो, वहां पर हींग का प्रोडक्शन होता है। और हींग को चाहिए होती है सैंडी वेल ड्रेन सॉइल, कम रेनफॉल और टेम्परेचर -4 से लेकर 40 डिग्री के बीच। ठीक है, हींग का प्रोडक्शन यही हो सकता है जहां पर ये सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस मिलेंगी, वहीं पर हींग का प्रोडक्शन होगा। इंडिया में ना के बराबर होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो बेसिकली कहां कहां हींग का प्रोडक्शन ज्योग्राफिकल एरिया वाइज अच्छा हो सकता है, तो हम बात करते हैं स्पीति, किन्नौर, उत्तरकाशी और हाई एल्टीट्यूड वैलीज की। ठीक है, इन जगहों पर हींग का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से बेसिकली हो सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं और हींग के क्या फीचर्स हैं, और हींग के ये फीचर्स हैं कि जनरली ये बहुत लंबा टाइम लेता है प्रोडक्शन में, लगभग 5 साल लग जाते हैं मेच्योरेशन साइकिल में हींग के। और इसका सोर्स क्या है? हींग का सोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओलोइल रेजिन टैपरूट का जो है, टैपरूट जो होता है उससे आता है। ठीक है, हींग की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है कि ड्रॉट टॉलरेंट है, सूखा बर्दाश्त कर लीजिए, इसको पानी की जरूरत नहीं। तभी आप देखेंगे ये एक्सट्रीम विंटर्स में भी सरवाइव कर जाएगी और बिना पानी, मिनिमम पानी के भी हींग सरवाइव कर जाएगी। ठीक है, तो ये ड्रॉट टॉलरेंट होती है, हींग एक ड्रॉट टॉलरेंट होती है। ठीक है, सो ये है हींग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको और भी बताया। और किस लिए जानी जाती है? मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए लोग हींग खाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कल्चरली इंपॉर्टेंट है, महाभारत में भी इसका मेंशन किया गया है, पाणिनि ने जो कुछ ग्रंथ लिखे हैं उनमें भी इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, कई बार कुछ रिचुअल्स, कुछ इंडिया की रिचुअल्स में भी इसको यूज किया जाता है हींग को। तो ये सारी हींग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। लास्ट 5 से 8 सालों में यूपीएससी ने एक बहुत पैटर्न शिफ्ट किया है कि कई बार वो किसी भी ऐसी चीज से सवाल पूछ लेते हैं जो जनरली हमको थोड़ी सी लगती है कि ये सवाल तो नहीं आ पाएगा, पर वो पूछ लेते हैं। तो हींग के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। अब हम
हींग के साथ साथ हींग सिग्निफिकेंस जो है वो हींग की भी देख लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं भाई। क्या इंडिया पहले 100% ही जो हींग है वो इंपोर्ट करता था, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लेकिन अब इंडिया डोमेस्टिक प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा है, हींग को डोमेस्टिक प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हींग जो है वो सक्सेसफुली इंडिया में अभी कल्टीवेट करी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया। और जर्म्स प्लांट्स रिसोर्स सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है हींग की प्रोडक्शन को स्केल करने के लिए इंडिया के अंदर। तो एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि हींग के लिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये आपका बेसिकली जो है वो उसका आंसर ये हो जाएगा। तो हींग की बात हो गई, अब हींग की बात हो गई, उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है, न्यूज में छाया हुआ है, और वो टॉपिक है इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट, इजराइल ने ईरान के ऊपर कर दिया है अटैक। क्यों कर दिया है अटैक? क्या दुश्मनी है इजराइल की ईरान से? अमेरिका भी क्यों कूद गया है इस युद्ध के अंदर? सारी बातें अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग समझेंगे इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट के अंदर। तो भाई क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन, ऑपरेशन का नाम क्या है? राइजिंग लॉइन, ये लॉन्च कर दिया है ईरान के ऊपर टारगेट करते हुए, और खास तौर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करती हुई। न्यूक्लियर फैसिलिटीज का क्या मतलब है आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ईरान बहुत दिनों से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स ईरान डेवलप कर रहा है, और ये बात विश्व की बहुत सारी कंट्रीज और खास तौर से अमेरिका को नागुजार गुजर रही है, यानी कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि भाई ईरान तुम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे डेवलप कर सकते हो? नहीं कर सकते, मत करो। और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स जहां पे डेवलप होते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वहां पर, और उसके साथ साथ मिसाइल्स जहां पर ईरान की रखी हुई है वहां पर अटैक कर दिया है, ठीक है। क्यों किया ये अटैक? इसके बहुत सारे कारण हैं, बट जो रीसेंट आप बोल सकते कारण है वो ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक ये एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने डिक्लेयर किया कि ईरान जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर सेफगार्ड्स एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करते टाइम बहुत सारी अनियमितताएं बरत रहा है, बहुत केयरलेसली काम कर रहा है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। रादर उसको तो एट द फर्स्ट स्टैंड न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही नहीं करनी चाहिए। जब ये डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, अभी कुछ दिनों पहले डिक्लेयर किया, उसके तुरंत बाद इजराइल ने अटैक कर दिया। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, इजराइल बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक करने का मौका कब मिले। क्यों इजराइल वेट कर रहा था? क्या है इजराइल और ईरान की दुश्मनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट, क्या है इजराइल ईरान की दुश्मनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी 1979। 1979 में ईरान में हुआ एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन। क्या हुआ? इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ था, या वेस्टर्न कंट्रीज की प्रैक्टिसेस के खिलाफ था, ठीक है, जिसमें इजराइल भी आ जाता है। आप बोल सकते हैं कि इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के अंदर एंटी इजराइल स्टैंस लिया गया, एंटी इजराइल स्टैंस लिया गया इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के अंदर 1979 के अंदर, ठीक है। यानी कि इस रिवॉल्यूशन के अंदर इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारी बात करी गई। इसके साथ साथ ईरान एक चीज और करता है। क्या करता है? ईरान हजबुल्ला, हमास, हुदीज, इनको सपोर्ट करता है, चुपके से इनको सपोर्ट करता है। और ये कौन है? ये ग्रुप वो ग्रुप हैं जो इजराइल के अगेंस्ट लड़ते हैं। गाजा आप लोगों ने सुना होगा, पैलेस्टीन वाला इशू सुना होगा, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। ये ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट लड़ते हैं, और ये ग्रुप सपोर्ट किए जाते हैं ईरान के द्वारा। तो सोचिए आप, ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन जिसमें जो इजराइल के अगेंस्ट था, ईरान इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट्स हैं इजराइल और ईरान के बीच में। क्या यही हैं? और भी हैं, और भी हैं। क्या?
इजराइल पहले भी इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर चुका है, सीरिया के ऊपर भी अटैक कर चुका है, बस ईरान बचा हुआ था तो ईरान के ऊपर अब अटैक कर दिया। दूसरा, ईरान ने थ्रेट दिया हुआ था सुन्नी अरब नेशंस को कि भाई नॉर्मलाइज कर लो अपने टाइज विद इजराइल, ये भी एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, ईरान बैक्ड हमास ग्रुप, मैंने अभी आपको बताया हमास ग्रुप, हाउदीज, ये सभी ग्रुप्स को सपोर्ट कौन करता है? पीछे से ईरान करता है। ठीक है, और ये ग्रुप्स क्या करते हैं? इजराइल के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बेसिकली गाजा की कन्फ्लिक्ट सुनी होगी, फलस्तीन की कन्फ्लिक्ट सुनी, ये सब कन्फ्लिक्ट सुनी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो इजराइल बैक्ड हमास गाजा ऑफेंसिव इंटेंसिफाइड रीजनल हॉस्टिलिटीज। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जिस बेसिकली ईरान एक तरीके से प्रॉक्सी वार कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर का क्या मतलब हुआ? प्रॉक्सी वॉर मतलब सामने से वॉर नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से वॉर करवा रहा है। तो ईरान तो यही कर रहा है, हुदीस को, फलस्तीन को, हमास को, इन सबको सपोर्ट कर रहा है पीछे से। ठीक है, इन सबको सपोर्ट कर रहा है। और इजराइल में क्या क्रिएट कर रहा है? इजराइल में इनस्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है ईरान। तो ये प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में। बट सवाल ये उठता है कि रिसेंटली जो है वो कन्फ्रंटेशन क्यों हुआ? रिसेंटली क्यों इजराइल को ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ा? तो मैं आपको बता रहा था कि भाई लड़ाई तो बहुत टाइम से चल रही है, बस इजराइल एक मौका ढूंढ रहा था ईरान के ऊपर अटैक करने का, मौका ढूंढ रहा था, और वो मौका दे दिया किसने? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसने बोला कि ईरान अच्छी तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है। ठीक है, गड़बड़ हो सकती है इस रीजन के अंदर, इसने बोला। ठीक है, जिससे क्या हुआ? इजराइल को एक मौका मिल गया कि ठीक है, पिछले 20, 25, 30 साल की दुश्मनी अब निकाल लेते हैं। तो इजराइल ने बेसिकली क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और क्या सिर्फ यही कारण था? और भी कारण थे। न्यूक्लियर नेगोशिएशन ब्रेकडाउन, भैया आप लोगों को पता होगा यूएस और ईरान के बीच पहले से ही लड़ाई चल रही है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी को पसंद नहीं, ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, ये चीज ना इजराइल को पसंद है, ना यूएस को पसंद है, किसी को पसंद नहीं। यूएस ने ईरान को बोला कि भैया बंद करो, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाओ। ईरान ने नहीं मानी बात, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, और एक और सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इजराइल बिलीव करता है कि ईरान जो है वो बेसिकली प्रॉक्सी वॉर करवाता है, दूसरों को पीछे से सपोर्ट करता है, और हमारे यहां इजराइल के अंदर इनस्टेबिलिटी कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका? कन्फ्लिक्ट का। और अब इन सभी कारणों से कन्फ्लिक्ट चालू जो है वो हो गई है। ठीक है, एक और बहुत बड़ा कारण है कि कन्फ्लिक्ट क्यों चालू हुई है, वो इसलिए क्योंकि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू को एक मौका मिल गया है कि भाई इस वॉर के जरिए वो इलेक्शंस को अवॉइड कर सके, और अपनी गद्दी पर कुछ दिनों और रह सके। ठीक है, तो नेतन्याहू को भी एक मौका मिल गया है। ठीक है, टाइमिंग बड़ी स्ट्रेटेजिक है इस वॉर की। इजराइल जो है वो बेसिकली अक्टूबर 18, जो कि एक्सपायरी ऑफ द न्यूक्लियर डील सैंक्शन से ये होने वाला था, 18 अक्टूबर को न्यूक्लियर डील सैंक्शंस की एक्सपायरी होने वाली थी, उससे पहले ये एक स्ट्रेटेजिक टाइमिंग सोचकर इजराइल ने अटैक किया है बेसिकली ईरान के ऊपर। ठीक है, अब इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, पूरे विश्व पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा ऑयल के प्राइसेस। विश्व का 20% ऑयल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आप जब वर्ड में आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का 20% तेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पूरे विश्व का 20% तेल, जिसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा वो है। और इजराइल ईरान के वॉर से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने की कगार पे है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें शायद ब्लॉक भी हो चुका हो।
ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ऑयल का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ऑयल का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो क्या होगा, ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इंडिया जैसे देश के लिए तो और प्रॉब्लम है, हम 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सोचो, ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे लिए और भी तकलीफ है। ठीक है, और क्या कंसीक्वेंसेस हैं इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के, तो भाई एक और कंसीक्वेंस है, वो ये है कि यूएस faces the pressure to distance itself from Iran's Israeli action while protecting its regional assets. यूएस प्रेशर फील कर रहा था अपने आप को दूर करने के लिए, लेकिन मैं आपको आज की तारीख में बता दूं, यूएस भी फुल फ्लेज इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। और ये एक बहुत खतरनाक बात है, आप समझिएगा, जब तक वॉर इजराइल और ईरान के बीच में था तब तक वॉर बड़े स्केल पर नहीं था। जहां पर भी अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, ये वॉर एक बड़े स्केल पर चला गया है। अब बड़े स्केल का मतलब ये हो गया है कि अब अमेरिका इन्वॉल्व यहां से हुआ है, अब वर्ल्ड की और कंट्रीज धीरे धीरे करके इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बोलना जो है वो बहुत जल्दी है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सारी कंट्रीज जानती हैं कि वर्ल्ड वॉर होना सभी कंट्रीज के लिए नुकसानदायक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 से 10 दिनों में ये वॉर भी जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यूएस भी थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आगे देखते हैं हम कि क्या होता है। तो ये थे ईरान इजराइल वॉर के कंसीक्वेंसेस। ठीक है, रीजनल इंपैक्ट भी पड़ा है क्या, बिल्कुल रीजनल इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है वो डिस्टेबलाइज हो गई है, शांति वार्ता जो ईरान यूएस के बीच चल रही थी वो रुक गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ ग्रुप्स अब एक्टिव हो गए हैं, जैसे पीएमएफ, हाउदीज, ये ग्रुप जो हैं अब बदला ले सकते हैं इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वॉर के कंसीक्वेंसेस हैं। और भी क्या कुछ कंसीक्वेंसेस हैं, बिल्कुल हैं। इंडिया के लिए क्या कंसीक्वेंसेस हैं, लगभग 80 लाख इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं। 80 लाख इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं, ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। और पूरा वेस्ट एशिया जो रीजन है वो इस समय बेसिकली प्रॉब्लम है, पूरा वेस्ट एशिया रीजन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो इंडियंस की सुरक्षा भी खतरे में है। हमारी 60% क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडिया जो भी ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें से 60% तो सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास हो जाता है। और अगर यही ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, इंडिया के अंदर ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं इंडिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट से। ऑब्वियसली कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन जो है वो सिंपल है, शांति बनाए रखो। ईरान को भी समझना चाहिए, अमेरिका को भी समझना चाहिए, दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना चाहिए, इजराइल को भी थोड़ा समझना चाहिए। एंड में एक चीज याद रखना, वॉर से किसी का फायदा नहीं है, वॉर एक लास्ट विकल्प होता है, पर शांति ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यही है इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन। ठीक है, तो ये था इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। और अब हम आज के अंतिम करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा के अंदर यूपीएससी और जीपीएससी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, नए कुछ स्टार्ट होने भी वाले हैं। आप लोग नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जाकर कॉल कर वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपको इन सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली बेसिस पे पीडीएफ भी आती है और क्वेश्चंस भी आते हैं, जो डेली बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ भी जो है बेसिकली वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम टॉपिक पर आते हैं आज के, और अंतिम टॉपिक है आज का वो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, उससे जुड़ा हुआ, और उसके अंदर आते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल्स। देखो भाई, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन, यही 3 चीजें होती हैं, जल जंगल जमीन। आदिवासियों को उनकी जमीन का, उनकी जंगल का अधिकार देने के लिए एक कानून लाया गया 2006 में, जिसका नाम था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट।
जंगलों का अधिकार, जंगलों की जमीन का अधिकार किसके पास होगा? आदिवासियों के पास होगा, जंगल में रहने वाले लोगों के पास होगा। इस अधिकार को दिया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के द्वारा, इस कानून के द्वारा। और इस कानून के अंदर अब एस्टैब्लिशमेंट किया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स का, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के सेल्स बनाए गए हैं कुछ जगहों पर। क्या है ये सेल्स, क्यों बनाए गए हैं सेल्स? तो सबसे पहले तो सेल्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भाई सेल्स कुछ नहीं होता, जस्ट एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर कुछ यूनिट्स होती है, ठीक है, ग्रुप्स बोल सकते हो आप, कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कुछ ग्रुप्स बना दिए गए, पूरे स्टेट के लेवल पर कुछ ग्रुप्स बना दिए गए। इन ग्रुप्स का काम क्या है? इन ग्रुप्स का काम है फॉरेस्ट राइट एक्ट को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवाना। क्या करवाना? फॉरेस्ट राइट एक्ट को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवाना, ठीक है। अंडर द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इस अभियान का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार नाम वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान के तहत ये सेल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, वे सेल्स बनाए गए हैं। और इन सेल्स का मेन काम क्या है? इन सेल्स का मेन काम है फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करना। फॉरेस्ट राइट एक्ट को क्या करना? इंप्लीमेंट करना, ठीक है। सो ये लगभग फॉरेस्ट राइट एक्ट के 324 सेल्स जो हैं वो बेसिकली सैंक्शन किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। 324 ऐसी यूनिट्स स्टेट के लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर सैंक्शन करी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हम इसके अंदर जानते हैं थोड़ा सा और कि बेसिकली कौन फंड करता है इन सेल्स को, इन ग्रुप्स को। इन सेल्स को फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेल्स कहां पर होंगे? ये सेल्स कहां पर लोकेटेड होंगे? ये होंगे तहसीलदार और सब डिवीजन ऑफ कलेक्टर ऑफिस के अंदर विद इन द ट्राइबल सब प्लान एरिया। एग्जामिनेशन में बहुत सवाल आया तो मिनिस्ट्री से पूछ लिया जाएगा, बहुत सवाल आया तो इन सेल्स का मतलब क्या है वो पूछ लिया जाएगा, बहुत सवाल आया तो योजना का नाम पूछ लिया जाएगा, जो मैंने अभी आपको DAGGUA ये अभियान बताया था, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है। बजट एलोकेशन कितना किया गया है? 8.6 लाख पर डिस्ट्रिक्ट सेल एंड 25 लाख रुपए पर स्टेट सेल, ठीक है। इतना बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। किन किन राज्यों में? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 55 सेल्स अप्रूव किए गए हैं, छत्तीसगढ़ में 30, तेलंगाना में 29, महाराष्ट्र में 26, असम में 25, झारखंड में 24, इतने सेल्स अप्रूव किए गए हैं, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है? फंक्शंस क्या है? मेन फंक्शन आप जान लो, मेन फंक्शन मोटे मोटे तौर पे जान लो। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस है उनका क्विक एंड फास्ट एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करवाना, यही फंक्शन, ठीक है। जैसे कि जमीन के पेंडिंग क्लेम्स को जल्दी सॉल्व करना, ठीक है, क्लेम्स को जल्दी, रिजेक्टेड क्लेम्स को रिव्यू करना। भाई फॉर एग्जांपल कोई आदिवासी जमीन पे क्लेम करता है मेरी जमीन है, ठीक है, तो उस क्लेम को जल्दी सॉल्व करना। और अगर मान लो सरकार की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो रिजेक्ट जो हुए क्लेम्स को फिर से रिव्यू करवाना, ये इन सेल्स का मेन काम है, ठीक है। जमीन का डिमार्केशन का सपोर्ट, कि भाई जमीन की बाउंड्रीज, कोई बोलता है मेरी बाउंड्री यहां तक है, मेरी बाउंड्री यहां तक है, तो वो सब चीजें भी ये सेल्स जो है वो उसको वो करेंगे। टाइटल का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करवाना, ये जमीन मेरी है, ये जमीन किसी और की है, टाइटल जो है वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए, ये सभी सेल्स का, ये बेसिकली जो है वो सेल्स का फंक्शन है। याद रखना मोटे मोटे तौर पर कि सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो भी प्रोविजंस है उसको ढंग से इंप्लीमेंट करवाने का ही मेन फंक्शन है सेल्स का, ठीक है। तो ये है बेसिकली आज के करंट अफेयर्स। और मैं आपको बता देता हूं फिर से, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा के अंदर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैचेस भी स्टार्ट जो है वो होने वाले हैं। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो नीचे जाके नंबर दिया हुआ है, उन पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको आज के सारे करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू very much.